नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम केंद्रीय सत्ता के प्रति विरोध रखने वाले या उनकी नीतियों का विरोध करने वाले बहुत ही प्रमुख शासक और राजस्थान के शिरोमणि महाराणा प्रताप का ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप महाराणा प्रताप किस तरह से शासक बने, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां कैसी थी, अकबर के साथ उसके संबंध कैसे थे, इस विषय के बारे में हम लोग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के जो जीवन उनका प्रारंभ होता है उससे पहले की मेवाड़ की राजनीतिक स्थितियों या परिस्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। हमने महाराणा सांगा को पढ़ा था और उसमें ये देखा था कि 1528 ईस्वी के अंदर महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद मेवाड़ का क्या होता है, मेवाड़ की जो यश और प्रतिष्ठा का जो एक तरह से बड़ा अध्याय है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इनकी मृत्यु के बाद रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर जैसे शासक हुए, उदय सिंह जैसे शासक हुए। इन सबके शासनकाल में मेवाड़ के जो शौर्य की, उसकी वीरता की और उसके गौरव की जो पहचान थी, वो पहचान लगभग न के बराबर रही थी। जैसे महाराणा उदय सिंह के समय जब 1543 ईस्वी में शेर शाह ने आक्रमण किया तो उदय सिंह ने अपने किले की चाबियां उन तक पहुंचाकर समझौता कर लिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब 1568 ईस्वी में उदय सिंह के समय में जब अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो उदय सिंह ने चित्तौड़ की जिम्मेवारी जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया को सौंप करके खुद उदयपुर चले गए। हालांकि पत्ता, जयमल और पत्ता ने, जिनका नाम जयमल और पत्ता के नाम से राजस्थान के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, उन्होंने बड़ी वीरता से अकबर की सेना का मुकाबला किया। हालांकि वो अकबर कितनी बड़ी सेना को पराजित करने में असमर्थ रहे, लेकिन फिर भी उनकी वीरता से अकबर भी बहुत प्रभावित हुए और उनके हाथी पर सवार मूर्तियां वो आगरे के किले के बाहर लगाई। तो ख़ास करके 1568 ईस्वी का जो अकबर का चित्तौड़ आक्रमण है वो जयमल और पत्ता की वीरता और उनके साहस के लिए याद किया जाता है। तो इस तरह से उदय सिंह का शासनकाल भी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रहा और अकबर के आक्रमण और उनके पराजय के बाद और चित्तौड़ के हाथ से निकल जाने के बाद अंततः 28 फरवरी 1572 यानी होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन कैसा था। चूँकि ये उदय सिंह के लड़के थे तो अब इनके जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उदय सिंह के बाद जो शासक बनने वाले हैं वो प्रताप ही हैं। तो प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। वो राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोनगरा के शासक अखेराज की पुत्री थी। यानी पाली के सोनगरा शासक थे अखेराज सोनगरा की वो पुत्री थी। प्रताप के बचपन तथा शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें बहुत ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी नहीं है, बट उनके जीवन वृत्त से इतना स्पष्ट है कि राजपूत राजकुमारों को दी जाने वाली जो सारी शिक्षा दीक्षा, युद्ध अस्त्र, घुड़सवारी या अस्त्र शस्त्रों की जो भी शिक्षाएं थी वो प्रताप को दी गई और उसके अंदर प्रताप एक तरह से निपुण भी थे। लेकिन दुर्भाग्यवश से सब गुणों के होते हुए भी उदय सिंह ने अपने जीवन काल में अपनी रानियों के जो द्वेष चल रहा था उस द्वेष के कारण प्रताप की उपेक्षा की और मृत्यु से पूर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित न करके बटियानी रानी, जो कि उनकी बहुत प्रिय रानी थी, उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके एक तरह से उदयपुर के इतिहास में कलह के बीज है या सिंहासन के लिए कलह के बीज बो दिए थे। अब जब 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी को, तो फिर अब प्रताप का राज्याभिषेक कैसे होता है। चूँकि उदय सिंह ने तो अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो जब उदय सिंह की होली के दिन मृत्यु हो जाती है तो राजपूती रस्म के अनुसार
उदय सिंह को शमशान ले जाने पर जगमाल को महल में ही छोड़ दिया गया, जो उनका प्रिय पुत्र था, क्योंकि ये परंपरा थी कि जो शासक बनने वाला है या जिसका राज्याभिषेक होने वाला है वो शमशान भूमि पर नहीं जाता था। तो जब जगमाल शमशान भूमि वाले उस काफिले में शामिल नहीं था तो ये एक चर्चा का विषय बन गया कि भी जगमाल ही आगे का उत्तराधिकारी है, जिसके कारण प्रताप है वो बड़े निराश हुए और वहाँ से गोगुंदा की तरफ जा रहे थे। तभी सोनगिरा अखिराज अन्य सामंतों के साथ आए, उन्होंने प्रताप को समझाया और अन्य सामंतों को साथ लेकर के और प्रताप को साथ लेकर वो उदयपुर के महल में आ गए और उदयपुर के महल में आकर और सामंतों के सहयोग से जगमाल को गद्दी से उतार दिया और प्रताप को एक तरह से गद्दी पर बैठा दिया। तो इस तरह से ये शासक के निर्णय के खिलाफ लिया गया एक निर्णय था, क्योंकि शासक उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन सामंतों की एक क्रांति थी, एक तरह से सामंतों ने पूर्व महाराज के निर्णय को बदल दिया और जगमाल के स्थान पर प्रताप को राजगद्दी पर बिठाया। इस अवसर पर रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर में राजकीय तलवारें बांधी, यानी क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि प्रताप के राज्याभिषेक के समय उसकी कमर पर तलवार किसके द्वारा बांधी गई, तो इसलिए ये चीज़ें भी दी गई है। इस प्रकार प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को सामंतों के द्वारा किया गया। अब क्या हुआ कि जगमाल वहाँ से क्रुद्ध होकर मुगल सम्राट की सेवा में चला गया और अकबर ने उसे अपना परगना है वो जागीर के अंदर दे दिया, जो जहाजपुर का परगना था, जो आज के भीलवाड़ा के अंदर है, वो परगना है वो दे दिया गया। अब ये जगमाल है जिसका राज्याभिषेक होने वाला था और उठ करके अकबर की सेवा में चला गया। उसको 1583 ईस्वी में सिरोही में युद्ध के लिए भेजा गया, जहाँ दत्तानी का युद्ध नामक एक युद्ध लड़ा गया और उसमें जगमाल की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जगमाल की मृत्यु हो गई। अब जब जगमाल की मृत्यु से मतलब पहले जब शासक बन जाते हैं 1572 ईस्वी में, अब शासक तो बन गए महाराणा प्रताप, लेकिन राणा प्रताप के जीवन के सामने अब कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। 1572 ईस्वी में 32 वर्ष की आयु में प्रताप जब मेवाड़ के राणा बने तो उस समय मेवाड़ संकटकालीन स्थितियों से गुजर रहा था। संकटकालीन स्थितियों से कैसे, किसके बहुत बड़े भाग पर मुगलों का अधिकार था, जैसे मांडलगढ़ है, चित्तौड़ है, बदनौर है, जहाजपुर के कई इलाके हैं, कुछ के कई क्षेत्र या प्रदेश है वो मुगल आधिपत्य में जा चुके थे। इससे राज्य की आय को भी व प्रतिष्ठा को भी भारी आघात पहुंचा था। इसके अलावा अकबर के बढ़ते हुए प्रभाव से इनके चारों ओर के जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, जैसे गुजरात है, मालवा है, वो राज्य सारे समाप्त हो चुके थे और उनके ऊपर भी अकबर का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यानी कहने को हम कहें कि उदयपुर या चित्तौड़ जैसे एक छोटे से राज्य के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो अकबर के प्रभाव में आ चुका था। बहुत सारा क्षेत्र अकबर के प्रभाव में सीधा था, उसके नियंत्रण में था, जैसे गुजरात मालवा की बात करें, और बहुत सारे क्षेत्रों के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों की पालना करना शुरू कर दिया था। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के जो शासक है, इन शासकों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी बहन बेटियों की शादियां भी मुगल घरानों में कर दी। तो एक तरह से प्रताप के जो चारों ओर है वो अकबर का प्रभाव स्थापित हो गया था। इस तरह से शक्तिशाली शत्रुओं से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रताप के सामने दो ही रास्ते बचते थे। पहला रास्ता कि अकबर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दे, और जिस तरह से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की है, उस तरह से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और मुगल सेवा के अंदर मनसबदार बन जाए। दूसरा मार्ग था कि अपने वंश के गौरव और मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के मद्देनजर अकबर से संघर्ष करे। चूँकि प्रताप बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए उनके द्वारा दूसरा मार्ग चुना गया। और इस मार्ग को चुनने और इस पथ पर अडिग रहने तथा अनेकों संघर्षों का सामना करने के कारण ही महाराणा प्रताप
आज पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में भी इनका नाम पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अब इस हेतु प्रताप ने मेवाड़ को सैनिक दृष्टि से संगठित करने का निश्चय किया और अपने स्वामी भक्त सामंतों व भीलों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। उसने मुगलों के आक्रमणों से अपने राज्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से जो राजधानी है वो गोगुंदा थी, उस समय गोगुंदा से केलवाड़ा स्थानांतरित कर दी, सेना को सुदृढ़ किया। और ये जो केलवाड़ा जो स्थान है वो सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यह प्राकृतिक पहाड़ों तथा घने जंगलों के बीच में आच्छादित था। यही नहीं, उसने मेवाड़ की जनता में साहस और उत्साह का इतना संचार कर दिया कि वे कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ के गौरव की रक्षा करने के लिए उसके साथ खड़े हो गए। तो इस तरह से ये महाराणा प्रताप के जीवन से पहले की मेवाड़ की स्थिति कैसी थी, उनके उनके जन्म के बाद मेवाड़ की स्थितियाँ कैसी रही, महाराणा उदय सिंह के समय स्थितियाँ कैसी थी, उनका राज्याभिषेक किन परिस्थितियों में हुआ और उनके शासक बनने के बाद उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, इस विषय के ऊपर हमने आज इस वीडियो में देखा है। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि महाराणा प्रताप के द्वारा इन कठिनाइयों का और इन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया गया। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब लोग अपने घरों पर सुरक्षित रहिए और कोरोना जैसी महामारी को भगाने का या उसे जीतने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।